Okay, सो आई स्टार्ट माई ट्यूटोरियल। और लास्ट टाइम मिस ने ना आप लोग के साथ क्लास के अंदर K9 डिस्कस किया था। और पाइथन मिस ने कुछ डिस्कशन की थी और मिस सेट के है ना आप कंटिन्यू कर लें आगे। तो पाइथन बहुत वास्ट लैंग्वेज है एंड वी ऑल नो दैट। और स्पेसिफिकली डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग, एआई के अंदर पाइथन का रोल बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ पाइथन की जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो विजुअलाइजेशंस भी हैं। ठीक है, जो कि हम है ना कोर्स के आगे भी हम देख रहे होंगे कि मिस ने एक सेशन रखा है जो कि बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वन ऑफ इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पाइथन। ठीक है, अच्छा जी। In this tutorial, I would be covering these 5 things. So, आपके पास कोई data set आता है, so you should know that how to import the Python libraries first of all, and secondly, how to read the data set from pandas. Third, this is an important function, apply function. So, for any column, if you want to apply koi uh, you have to do feature engineering. Like feature engineering से मुराद ये है कि अगर आपको कोई कॉलम में कोई चेंजेस करने हैं, if you want to create a new column, so we use apply function in pandas. इसके अलावा I would be exploring matplotlib, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। एंड फाइनली कुछ numpy फंक्शंस को हम देख रहे होंगे। तो numpy फंक्शंस को हम एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह हमने ना पाइथन लाइब्रेरीज को है ना इंपोर्ट करना है। तो it for this tutorial I am focusing on 3 libraries, that is pandas. So you can import pandas like this। और मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी ये थोड़ा सा डिस्कशन की थी इससे रिलेटेड कि किस तरह हमें ना इंपोर्ट करना आना चाहिए। सो यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हेयर। आई हैव यूज्ड पीडी बिकॉज इट्स अ कन्वेंशन, क्योंकि है ना इट हैज बीन यूज्ड एज अ पीडी। सो ये मैटर नहीं करता आप किस तरह इसको इंपोर्ट कर रहे हैं एज समथिंग, बट व्हाट मैटर इज दिस नेम, that you have to write the import statement. You are importing a library and its name. This is important, and as you can write it any name. Okay, so this is a pandas library. We would be exploring the numpy library, which is used for numerical computing, matrix multiplication, और है ना डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लाना है, उसके अंदर हमने एनालिसिस किस तरह करना है, मैनिपुलेशन किस तरह करनी है डेटा के ऊपर। अच्छा, इन द लास्ट लाइब्रेरी इज अ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। और मैटप्लॉटलिब को इस तरह इंपोर्ट किया जाता है कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट। डॉट इसका पैकेज है, एंड वी यूज दिस एज PLT। यू कैन यूज एनी नेम यू हैव टू इंपोर्ट फॉर, आपके ऊपर है जिस तरह आप इंपोर्ट कर लें। सही है, तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें पाइथन लाइब्रेरीज को किस तरह इंपोर्ट करना है। आई थिंक मिस ने ना ये क्लास में भी डिस्कस किया होगा। क्या था मिस ने क्लास में डिस्कस हाउ टू इंपोर्ट पाइथन लाइब्रेरीज? Yes, she did. Okay. Okay, so next step is to load our data in form of in a data frame. So what is a data frame? So data frame is basically a table which has data in it, and it has columns. So each column is a variable, as we can see over here, and each sample point is a each row is a sample point. ठीक है, तो in this data set, which I would also be sharing with you on the group and also on the drive, so you can also see how I have imported the data. So आप खुद इन है ना इन लाइंस को रन करके चेक करें और है ना फिर बताएं कि ना क्या रिजल्ट्स आते हैं। सही है, तो फर्स्टली वी यूज द फंक्शन ऑफ pd.read_csv. Now, as I have used PD over here in pandas, so PD I would be using PD all over in my code। ठीक है ना, तो जहाँ पे भी PD डॉट का वर्ड यूज हो रहा हो तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये है ना pandas का कोई फंक्शन यूज कर रहा है, और है ना इसके अंदर लाइक ये read CSV
is a function which reads the CSV files. If you have an Excel file, so there's a function read Excel. If you have a JSON file, so there's a function named read JSON. So all of the functions are there in the documentation of Pandas library, which I would be showing you as I go on. Acha. So I have uh, the data is in my data variable. You can name any variable over here. I have named that data. So now after data, आई हैव शोन द डेटा के किस तरह का डेटा है हमारे पास, ठीक है ना. हमारे पास कार के नेम्स है, कार का डेटा सेट है बेसिकली है. और कार नेम्स है हमारा एज अ फीचर्स. इसको फीचर्स भी बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं. डेटा साइंसेस के जब कोर्स में होते हैं तो हम नॉर्मली इसको फीचर्स एज अ फीचर्स कह रहे हैं. जब हम इकोनॉमिक्स अदर फील्ड्स में होते हैं हम इसको एज अ वेरिएबल भी कहते हैं. सो इट हैज़ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अच्छा, इसमें से कुछ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, विच आई थिंक यू माइट हैव दीज हर्ड दीज नेम्स इन योर स्टैट्स कोर्सेज के. क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन सा होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन सा होता है. तो कैन एनीवन टेल मी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है. क्वांटिटेटिव वेरिएबल कोई भी लाइक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल नंबर होता है. यस, ठीक है. एंड क्वालिटेटिव वुड बी लाइक अ टाइप या यस, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. सही. So in this data set, we have selling price, kilometers driven as a quantitative variable, and fuel type, seller type, transmission. These are all qualitative variables. And we have also owner, which is also a quantitative variable. Car name is also a qualitative variable, and year is a quantitative variable if you want to do some analysis on how many years is a car old. So you can treat it as a quantitative variable over here also. Okay, so these are the features. ठीक है, and the data set has if you call the data, so it shows that how many rows and how many columns are there. ओके. सो एज अ सेड कि अब डेटा के अंदर मेरे पास बहुत से मेथड्स मुझे अवेलेबल हो जाते हैं. वंस आई हैव मेड अ वेरिएबल इन विच आई हैव, दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको एक ऑब्जेक्ट कहते हैं. यू डोंट हैव टू गो थ्रू दीज टर्मिनोलॉजीज, जस्ट टू गेट योर सेल्फ गोइंग कि है ना. जब हमारे पास डेटा आ गया तो हमारे पास बहुत से मेथड्स डेटा उस डेटा फ्रेम के जो हैं हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं. वन ऑफ द मेथड इज अ हेड, dot head. So what does dot head does, it shows the top 5 columns, top 5 samples with all of its features or variables in it. ठीक है. अच्छा, there's also another variable data dot tail. So you can explore data dot tail yourself. You have just have to execute this and write data dot tail with this semicolons. Okay, so with these brackets, round brackets. अच्छा जी. अच्छा, इम्पॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट जो है ना मेथड है जो हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर है, वो है डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वंस वी हैव ह्यूज डेटा सेट्स इन डेटा साइंसेस, तो फिर हम इस मेथड को यूज़ करके 8 पॉइंट समरी जनरेट कर लेते हैं हमारे डेटा की. बट द शॉर्ट फॉल ऑफ दिस फंक्शन इज दैट इट ओनली गिव्स अस द न्यूमेरिक डेटा समरी. ठीक है. तो हमारे पास ईयर, सेलिंग प्राइस, किलोमीटर्स ड्रिवन एंड ओनर. So these were our numeric data types in this data frame. So हमारे पास सिर्फ numeric data type की है ना 8 point summary आएगी. For the qualitative variables you have to explore yourself के qualitative variables की distribution क्या है, उसका mean क्या है. So as you can see here कि हमारे पास कोई null data नहीं है. So first line is important because it says कि आपके पास कोई भी sample point के अंदर ऐसा data नहीं है जो ना हो. All the data is there. ठीक है. अच्छा, इसके बाद मीन ऑफ ईयर, ऑल ऑफ द कार्स आर फॉर फ्रॉम द 2013 मोस्टली. ठीक है. और इसके अलावा मिनिमम 25% क्वार्टाइल, 50% क्वार्टाइल, 75. मैक्सिमम इज द मैक्स नंबर ऑफ ईयर्स एंड विच इज इन द ईयर कॉलम. Similarly, selling price हमारे पास wide range की है. If you can see that the 35 is the max and 0.1. Okay, so one important note about the selling price that these are in hundred thousands. So you wouldn't read at 35 only, but these are 35 $100,000. ठीक है. तो और किलोमीटर्स ड्रिवन इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है. और ओनर के हमारे पास ये है कि 0 और 1.
अच्छा, ओनर का मैंने डिस्कस नहीं किया था। ओनर जो है वो 0 है या 1 है। 0 मीन्स दैट द कार डजंट हैव एनी ओनर एंड 1 मीन्स दैट द कार हैज एन ओनर। ओके, अच्छा, मूविंग ऑन, आगे हम डेटा का शेप वगैरह भी देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लोर कर भी लिया है, लेकिन जस्ट टू गेट योर सेल्फ के है ना कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, तो हमारे पास डॉट शेप का मेथड है जो हमारे पास ये हमें बताता है कि किस तरह है ना हम डेटा का शेप किस तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव रिटन दिस यूजिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट, और फिर मैंने आगे इसको है ना एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया है। एनीथिंग बिटवीन दी स्ट्रिंग्स बिटवीन दी columns are treated as strings in Python। और फिर मैंने आगे data dot shape का मेथड कॉल किया है to see the number of rows and columns in the data। और नेक्स्ट फिर मैंने इसके साथ डेटा डॉट कॉलम्स का मेथड यूज़ किया। डेटा डॉट कॉलम्स, अभी तो हमारे पास इतने ह्यूज नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है, लाइक एज यू कैन सी दैट देयर आर ओनली 8 कॉलम्स, बट एज आवर डेटा गेट्स ह्यूज एंड बिगर एंड बिगर, तो हमें है ना ये वाले जो मेथड्स हैं जो बेसिकली स्टार्टिंग में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इट 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 गेट्स आवर सेल्फ गोइंग के मतलब हमारा डेटा किस टाइप का है, क्या न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, क्या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, क्या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, लाइक दैट। ठीक है ना। अच्छा जी, तो इट शोज द कार नेम, ईयर, ऑल द कॉलम नेम, सो यू कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स योरसेल्फ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है डेटा डॉट इज नल। अच्छा, इज नल क्या चेक करता है? इट्स अ इट इज नल इज अ बूलियन। तो बूलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। तो इट वुड रिटर्न ट्रू या फॉल्स। तो इफ आई वुड जस्ट रन डेटा डॉट इज नल, तो मेरे पास आ जाएगा कि हर कॉलम का है ना ट्रू या फॉल्स आ जाएगा कि भाई है ना मेरे कार डेटा के अंदर, कार नेम के अंदर है ना कोई ऐसा कॉलम है जो जिसके अंदर कोई NaN या मिसिंग वैल्यू है। तो इन पाइथन इन डेटा साइंसेस वी वुड ट्रीट इट एज NaN, नॉट Na। some people treat it as Na, or some would treat it as NaN, तो not a number। ठीक है, तो हम if you would have called this data dot is null, so we would have called true or false, but I have used the sum method. Now sum is also, you can apply a method like this, two methods on an object। ठीक है, तो डेटा को हमने यूज किया एंड वी हैव अप्लाइड डॉट इज नल विच वुड कैलकुलेट ऑल द null values, and I have summed all of them up। So it returns that our data is clean। We treat as if we don't have any missing values in our data, so हम कहते हैं कि भाई ये हमारा डेटा क्लीन डेटा है और इसके अंदर हमें कोई इम्प्यूटेशंस नहीं करनी, मीन मीडियन मोड, सो डेटा प्रोसेसिंग हमें कुछ नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें एक कॉलम एक्सक्यूज मी उजैर, जी जी उजैर मेरे पास एक सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ? जी ये अभी जो आपने बताया कि सम वाली बात, तो हम्म उसके अंदर जो आपने बताया कि सम, मतलब इसके अंदर सम वाली बात नहीं समझ आई, इज नल वाली पूरी बात समझ आ गई। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इट रिटर्न्स द सम ऑफ अच्छा, इट? देखें हमारा जो एक कॉलम है, जैसे अगर हम एक कॉलम देखें, फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस का कॉलम देखें। ठीक है, अगर if there would have been no value over here on the third sample, सपोज कि यहाँ पे 2.85 ना होता और हमारे पास कोई भी नंबर ना होता, हमारे पास मिसिंग वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारे पास जो डॉट सम का मेथड है वो हमारे पास टोटल नंबर कैलकुलेट करके हमें दे देता है कि कितने वैल्यूज हमारे पास हैं। तो अब किस चीज़ की वैल्यूज हमें देखनी है? हमें इज नल की वैल्यूज देखनी है। सो ओवर हियर सही है, तो हमें इज नल की वैल्यूज देखनी कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो है ना वेरिएबल मिसिंग है, कौन कौन से ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं एक एक कॉलम के अंदर। सो कार नेम के अंदर कौन सा ऐसा सैंपल पॉइंट है, तो डॉट सम अच्छा हमें मैं बताएगा। समझ गई। हाँ मतलब कि अगर जैसे कार्ड नेम के अंदर 5 मिसिंग है तो वो 5 लिख हाँ, तो देगा कार्ड 5 आ नेम के जाता है अंदर। यहाँ पे। अभी तो मैंने इसको सही सही। क्लीन डेटा लिया था इसके अंदर, इसलिए ना जीरोस हैं सारे हमारे पास ना। तो इन रियल लाइफ यू वुड इनकाउंटर मिसिंग वैल्यूज बिकॉज इट्स ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अच्छा, हाउ टू सेलेक्ट एन एट्रीब्यूट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज वी वुड बी डूइंग फीचर वेरिएबल एनालिसिस, और हमें ना एक कॉलम को सेलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हमने ये देखा कि हमारे जो कॉलम नेम्स हैं वो ये हैं सारे, कार नेम, ईयर, सेलिंग प्राइस, किलोमीटर्स ड्रिवन, फ्यूल टाइप। ठीक है, तो ये एक तरीका है कॉलम सेलेक्ट करने का कि डेटा का जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर मैं राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके
I pass it my column name as a string. तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि एज एन स्ट्रिंग हमने पास करना है. अगर हम इसको है ना सिंपली विदाउट स्ट्रिंग पास करेंगे तो है ना एरर आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि हमारा जो डेटा हमारा जो ये जो जितने भी कॉलम्स हैं, ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं. एज यू कैन सी ओवर हेयर, इंडेक्स के ऊपर देखें यहाँ पे ना स्ट्रिंग, ये सारी स्ट्रिंग की है ना, बेसिकली हमें बता रहा है कि आपके जो कॉलम के जो नेम्स हैं वो भी स्ट्रिंग है. ठीक है, तो हमें एज एन स्ट्रिंग है ना हमें इसको है ना यूज करना है. तो हमने कॉलम को सेलेक्ट किया कि किलोमीटर्स ड्रिवन एक कार की कितने हैं, तो इट हैज़ गिवन अस ऑल द डेटा. और ये यहाँ पे ना हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि हमने कौन से कॉलम को सेलेक्ट किया है. तो हमने किलोमीटर्स ड्रिवन को सेलेक्ट किया है, इसके अंदर लेंथ 301 है. और इफ देयर वुड हैव बीन एनी मिसिंग वैल्यू तो इट वुड हैव आल्सो told me that कि यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा int 64. now you don't have to go in too much detail about the data type d type using in these columns, because pandas के अंदर कुछ specific integers हैं, data types हैं, like there's a string data type, there's a numeric data type which is known as int 64, and there's a int 32. so we would be using the default one is int 64. अगर आप directly data load करते हैं और अपने है ना show करते हैं, तो int 64 is the mostly used, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो int 64 होती है, क्योंकि है ना न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर. और इसके अलावा हमारे पास ट्रू फॉल्स जो बूलियन है, तो बूलियन डेटा टाइप हो सकती है हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर. ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डेटा टाइप्स है ना हमारे पास है ना वेरिएबल्स की होती हैं. तो हम है ना जैसे हमारे पास 0 और 1 था ओनर के अंदर, तो इफ देयर वुड हैव बीन ट्रू और फॉल्स, तो हमारे पास अगर मैं कॉलम को सेलेक्ट कर रहा होता है यहाँ पर, तो फिर वो मेरे पास ट्रू और फॉल्स दिखा रहा होता है. इट वुड हैव शोइंग मी बूल BOOL, इस तरह के ना डेटा टाइप हमें शो कर रहा होता. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस है मुझसे पूछ लें. अच्छा जी, लेट्स गो फॉरवर्ड. तो फर्स्ट पार्ट हमने इसको देखा कि कुछ हमने पांडास के फंक्शंस यूज़ करे कि है ना किस तरह है ना हमने पांडास को है ना इंपोर्ट किया, और फिर है ना उसको डेटा के हमने थोड़े से एक्सप्लोर किया कि डेटा एनालिसिस, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंसेज व्हेन यू गो अहेड. तो देयर आर टीम्स जो कि सिर्फ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करती हैं. इतना ह्यूज डेटा सेट्स होता है कि वो सिर्फ है ना डेटा को एक्सप्लोर करती हैं. और है ना देयर आर टीम्स हु डू द मॉडलिंग वर्क, देयर आर टीम्स हु डू द क्लीनिंग वर्क. तो व्हेन यू गो in this profession, so there are teams working on huge data sets. ये तो छोटा सा डेटा सेट है फॉर ट्यूटोरियल पर्पस. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो डिस्कस करना है वो अप्लाई फंक्शन डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. अच्छा जी, अच्छा अब आपने है ना कोई कोई टास्क परफॉर्म कराना है अपने किसी कॉलम के ऊपर, तो हम डॉट अप्लाई का मेथड यूज़ करते हैं. किसी भी मेथड से पहले डॉट लिखा हो तो इट इज़ अंडरस्टूड कि है ना ये df डॉट अप्लाई इज़ अ पांडास वे टू परफॉर्म आइट्रेशन ऑन कॉलम एंड रोज. इफ़ यू वांट टू आइट्रेट कि है ना हमारे पास है ना हम एक कॉलम के ऊपर आइट्रेट करें किसी कंडीशन को, किसी लॉजिक को, तो हम किस तरह है ना कर सकते हैं. तो इसकी इसकी ब्यूटीफुल बात ये, अच्छी बात ये है कि है ना वेक्टराइज टेक्निक है डॉट अप्लाई. अदर टेक्निक्स भी हमारे पास हैं कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उसके ऊपर लूप करें, कि हम अपने ना कॉलम के ऊपर लूप करके भी कर सकते हैं. वाइल का लूप होता है, फॉर का लूप होता है, तो इस तरह की टेक्निक्स भी हैं. बट ईजी वे और है ना जो इफेक्टिव वे है वो यही है कि हम है ना डॉट अप्लाई का मेथड करके यूज़ करके, क्योंकि बहुत स्पीड से हमारे पास है ना रिजल्ट एफिशिएंट वे में ला के दे रहा होता है. अच्छा जी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये किस तरह लॉजिक बनाई है, इसको ज़रा सा समझ लें. तो ये जो एग्जांपल है, ये जो डेफ यूज़ हो रहा है पाइथन के अंदर, तो दिस शोज के आगे एक फंक्शन आने वाला है. फंक्शन क्या करता है भाई, फंक्शन जैसे हम मैथ्स में फंक्शंस पढ़ते हैं कि एक इनपुट होता है या दो इनपुट्स होते हैं या मैनी इनपुट्स होते हैं, तो हमारे पास आउटपुट्स एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, और बहुत से आउटपुट्स आ सकते हैं. तो डेफ इज़ अ पाइथोनिक वे टू डिफाइन अ फंक्शन. तो इसका सिंटेक्स समझ लें कि किस तरह है ना ये पाइथन में हम फंक्शन को किस तरह हम वो कर रहे हैं, क्योंकि यू वुड बी यूजिंग फंक्शंस इन योर प्रोजेक्ट्स एज वेल, कि हम किसी फंक्शन को हम किस तरह अप्लाई करते हैं. ठीक है, अच्छा डेफ के बाद हमने ये जो मैंने यूज़ किया है ये प्राइस रेंज, ये मैंने नाम यूज़ किया है फंक्शन का, जो मैंने अपने फंक्शन को नेम दिया है. ठीक है, तो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, बट
कोई भी नाम यूज कर सकते हैं बिल्कुल। कुछ नेम की कन्वेंशंस हैं, लाइक है ना बीच में आपके पास है ना स्पेस बार नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई नंबर स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। सो अगर इस तरह के नेम्स हम वेरिएबल्स के भी नहीं रख सकते और फंक्शंस के भी नहीं रख सकते। अच्छा, अब ये जो पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर हम पास कर रहे हैं हमारा इनपुट क्या है, तो इनपुट इज नम। सो नम यू कैन नेम इट एनीथिंग। अब नम क्या है बेसिकली कि मैं अपना एक है ना कॉलम पास कर रहा हूँ, जो ये जो मेरा डेटा फ्रेम है, ये जो मेरा डेटा फ्रेम है इसका मैं कॉलम पास कर रहा हूँ। तो आई वुड बी पासिंग द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, मैं सेलिंग प्राइस आगे जाके इसको पास कराऊंगा। तो मैंने इसको सेलिंग प्राइस भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक जर्नल वे में मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि हम आगे जाके अपनी डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब मैंने फंक्शन की बॉडी है, अब इसको बोलते हैं ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है ना। फंक्शन कर क्या रहा है आपका, ठीक है। तो अब मेरे पास जो सेलिंग प्राइसेस थी, जैसे अगर मैं नीचे जाके देखूं तो ये मेरी सेलिंग प्राइसेस हैं, ठीक है ना। अगेन अ रिमाइंडर कि ये जो सेलिंग प्राइसेस हैं ये $100,000 के अंदर हैं ये सारी। तो इसको है ना स्केल डाउन किया हुआ है टू मेक एनालिसिस इजियर, ठीक है। अब ये सारी मेरे पास सेलिंग प्राइसेस हैं, ठीक है ना। ये मैंने अपनी ना सेलिंग प्राइस का कॉलम सेलेक्ट किया है। प्रीवियस मेथड मैंने आपको डिस्कस किया था कि ना हम अपना एक सेलिंग प्राइस डेटा और फिर मैंने उसके अंदर अपना सेलिंग प्राइस का एट्रीब्यूट उसको पास किया और सेलिंग प्राइस के अंदर उसको सेव कर दिया। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है अगेन, ठीक है। और फिर मैंने इसको आप लोगों को शो करवाया कि ये सेलिंग प्राइसेस हैं हमारे पास। अच्छा, अब मुझे ऐसे कुछ सोचना है कि भाई मेरे पास सेलिंग प्राइसेस की कोई रेंज बन जाए हमारे पास, कि हमारे पास है ना सेलिंग प्राइसेस जो हों, क्योंकि नंबर्स हैं, इसको एनालिसिस करना इतना इजी नहीं होता। बट अगर हम इसको एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हम इसको क्वालिटेटिव वेरिएबल में अगर इसको देखना चाहें कि ना कि क्या इसको किस तरह देखना है, तो हम किस तरह देखेंगे। तो मैंने कहा भाई नम अब कोई भी डेटा फ्रेम का कॉलम है, सही है, फॉर द टाइम बिंग ये सपोज करें। अच्छा, मैंने कहा कि अगर लेस देन 5 है, इफ ये मैंने कंडीशन यूज की, इफ नम इज लेस देन 5 तो रिटर्न क्या करना है, लो। अच्छा, अब ये एक पर्टिकुलर वे है कि हम है ना एक फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहे होते हैं। रिटर्न से मुराद ये है कि हमें फंक्शन से क्या वैल्यू चाहिए, हमें फंक्शन से कुछ आउटपुट चाहिए होता है। व्हाई आर वी राइटिंग दिस फंक्शन, बिकॉज वी नीड सम आउटपुट फ्रॉम दिस फंक्शन, ठीक है। तो हमने रिटर्न करवाया लो। मैंने कहा कि अगर लेस देन 500,000 प्राइस है हमारे सेलिंग प्राइस की तो रिटर्न लो। एलिफ नाउ दिस इज second condition, I am passing a second condition and I am saying that अगर 5 से ज़्यादा है और 10 से कम है तो रिटर्न नॉर्मल प्राइस के ना द नॉर्मल रेंज में है गाड़ी की प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारी जो कार की है वो नॉर्मल में है, ठीक है। और एल्स रिटर्न हाई। अब इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एल्स। तो दिस इज अ कॉमन वे टू यूज अ लॉजिक टू यूज एन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट विच इज यूज इन पाइथन, ठीक है। तो पहले तो इससे फेमिलियराइज हो जाए कि किस तरह है ना ये फंक्शन मैंने है ना लिखा है और इसको मैं किस तरह आगे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब मैं इसको अपनी डेटा फ्रेम पे अप्लाई करूंगा। हमारा सेलिंग प्राइस का कॉलम ये था, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, देखें। मैंने पासिंग फंक्शन टू अप्लाई एंड स्टोरिंग रिटर्न सीरीज इन न्यू। अच्छा, मैंने एक न्यू का वेरिएबल क्रिएट किया। पहली बात तो ये समझ लें कि एनीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज पास्ड ऑन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की जितने भी चीज़ है हमारे पास, जो भी है, ये भी जो भी अप्लाई हो रहा है, अभी इसको एक सेकंड के लिए छोड़ दें, लेकिन जो भी चीज़ आ रही है वो न्यू के अंदर हमारे पास सेव हो रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा ये फीचर था सेलिंग प्राइस का, जो मैंने इसको सेव कराया था एट्रीब्यूट को सेलिंग प्राइस के अंदर, उस पर मैंने डॉट अप्लाई यूज किया और फिर मैंने उसको क्या पास कर दिया, अब हमारा फंक्शन का जो नेम था प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज जो हमारा फंक्शन का नेम है उसको मैंने पास कर दिया। अच्छा, हुआ क्या इससे ये हुआ कि जब मैंने न्यू को कॉल किया तो मेरे पास अब जो एक न्यू जो शो हो रहा है आपके पास, ये मेरे पास लो, नॉर्मल, हाई, इस तरह है ना मेरे पास है ना ये डेटा का एक है ना कॉलम शो हो रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ समझने की ये है कि जो न्यू है अभी तक मैंने इसको इन प्लेस नहीं किया है। इन प्लेस से मुराद ये है कि मैंने इसको डेटा सेट के अंदर अभी तक अप्लाई नहीं करवाया है, मैंने सिर्फ उस कॉलम के अंदर अलग से अप्लाई करवाया है। ये बात थोड़ी सी एक दफ़ा वापस बता देता हूँ कि मेरे पास एक सेलिंग प्राइस का कॉलम था और मैंने उस सेलिंग प्राइस के कॉलम को सेलेक्ट किया, उस सेलिंग प्राइस के कॉलम को शो किया आप लोगों को, और फिर मैंने उस सेलिंग प्राइस के कॉलम के अंदर जो वेरिएबल के अंदर मैंने उसको स्टोर किया था उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो अभी तक ये मेरे डेटा फ्रेम के अंदर ये चीज़ इनकलकेट नहीं हुई है। मेरे डेटा फ्रेम के अंदर है ना ये चीज़ जो न्यू का कॉलम है, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है
क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ये मेरे पास न्यू का जो है वो मेरे डेटा फ्रेम के अंदर नहीं आया है। अच्छा, अब हमें इसको अपने डेटा फ्रेम के अंदर लाना है, तो हम किस तरह ला सकते हैं? देखें, इसका एक पर्टिकुलर वे है कि हमें है ना अपने, देखें राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, न्यू, क्योंकि न्यू हमने ऑलरेडी हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया है, तो हमारे पास न्यू का मेथड, न्यू का जो न्यू वेरिएबल है वो हमारे पास मौजूद है। मैंने डेटा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ था उसके अंदर मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है, ये मैंने खुद नेम रखा है, प्राइस कैटेगरी अपने वेरिएबल का नाम रखा है, और इसको मैंने एज एन स्ट्रिंग पास किया है। रिमेंबर मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमें एज ए स्ट्रिंग पास करना है, कि हम डेटा और फिर हमने एज ए स्ट्रिंग पास किया, तो ये जो न्यू का कॉलम है अब हमारे डेटा में आ गया है। ठीक है, तो नाउ एज वी सी द डेटा, सो हमारे पास नाउ इंस्टेड ऑफ 8 वी हैव 9 कॉलम्स। ठीक है ना, तो प्राइस कैटेगरी का कॉलम मेरे पास इन द डेटा शो हो चुका है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो डिस्कस करनी थी अप्लाई फंक्शन की। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को अप्लाई फंक्शन ना समझ आया हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें अभी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, कैटेगोरिकल कॉलम जो हमारे पास है, मैंने स्टार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल बताया था कि जो डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन है हमारे पास, ये कैटेगोरिकल कॉलम्स को एक्सप्लेन नहीं करता, बिकॉज इट हैज़ डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप का हमारे पास शो होता है। तो हाउ डू वी एनालाइज आर कैटेगोरिकल कॉलम या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स? तो हमारे पास हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि भाई डेटा, और फिर मैंने प्राइस कैटेगरी जो मैंने जनरेट किया था लास्ट कॉलम हमारा, विच इज़ ऑल्सो अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, और फिर मैंने उसका क्या किया, डॉट वैल्यू काउंट्स। अब ये क्या करता है डॉट वैल्यू काउंट्स? ये एक और मेथड है, बिकॉज मेथड्स हमारे मेथड्स आर देयर टू हेल्प अस टू गिव अस टूल्स टू एनालाइज आवर डेटा, सही ना? तो डॉट वैल्यू काउंट्स का मेथड क्या करता है, हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के सैंपल पॉइंट्स होंगे वो हमें उसका टोटल लाके दे देगा, सही है? जैसे हमारे पास लो के जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो 193 हैं, तो और नॉर्मल के 80 हैं और हाई 28। तो यहाँ से मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि जो मेरा जो परसेप्शन था कि भाई 10 से ज़्यादा जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो 28 हैं, और यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा जो कॉलम है प्राइस कैटेगरी का वो लो, जो प्राइस की रेंज है वो लो है, इतनी हाई नहीं है। ठीक है, यहाँ से मुझे ये शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं, और जो आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी वो थी डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब। अच्छा, एक बात तो ये समझ लें कि एक लाइब्रेरी नहीं है पाइथन के अंदर किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। वी हैव मल्टीपल लाइब्रेरीज, मल्टीपल पैकेजेस, और हर पैकेज बेसिकली डिज़ाइन क्या है, ओपन सोर्स है, क्योंकि ओपन सोर्स से मुराद ये है कि मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक लाइब्रेरी इसमें से मैटप्लॉटलिब की है हमारे पास, जैसे एक पांडास है तो मैटप्लॉटलिब है। देयर आर अदर लाइब्रेरीज विच गिव ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, बट ड्यूरिंग द कोर्स हम, क्योंकि सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है मैटप्लॉटलिब और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो देयर इज अदर लाइब्रेरीज लाइक सीबॉन्ड एक लाइब्रेरी है, और फिर इसके अलावा जीजी प्लॉट के नाम से एक लाइब्रेरी है, और अदर लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें 3D विजुअलाइजेशंस और डायनामिक विजुअलाइजेशंस है ना हमें परफॉर्म करके दे रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कुछ है ना थ्योरी थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेन की भी थी कि है ना, हाँ इंपॉर्टेंट क्यों है विजुअलाइजेशन करना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि है ना हमें आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना आ जाए। हम डेटा को नंबर्स के सिर्फ देख कर हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हमारे डेटा के अंदर है ना आउटलायर कौन सा है, हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, हमारे डेटा की बेसिकली मीन कहाँ लाई कर रहा है, मोड कहाँ लाई कर रहा है, वो तो हमें पता चल जाएगा, बट ओवरऑल डेटा का व्यू कैसा है वो हमें विजुअलाइजेशंस के थ्रू पता चलता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल हिस्टोग्राम मैंने बनाया, मैम से भी डिस्कस की बात, तो मैम ने कहा था कि आप इसको सिंपल रखें डेटा विजुअलाइजेशन को, क्योंकि है ना एक लेक्चर पूरा है ना मिस इस पे है ना डेडिकेट करेंगी डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ना डेटा को अंडरस्टैंड करना थ्रू विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा हिस्टोग्राम प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, अब इसको समझ लें कि है ना ये हिस्टोग्राम प्लॉट किस तरह हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हमें अब मैंने PLT यूज किया, नाउ आई एम नॉट यूजिंग PD फॉर द टाइम बिंग। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भूल जाएं, अभी इसको
भूल जाएं कि ये क्या है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे फोकस करें कि मैंने plt.hist यूज किया है। अच्छा, कोई भी ऐसी कमांड आपको है ना ट्यूटोरियल के अंदर ऐसी हो कि आपको ऐसा लगे कि ना समझ नहीं आई कि मैं इसको किस तरह है ना खुद देख सकती हूँ, तो आपने है ना क्या करना है, अपना है ना गूगल के अंदर, इफ यू कैन सी द स्क्रीन, कैन यू सी द मैटप्लॉटलिब स्क्रीन जो मैंने ओपन किया है? नहीं, वो जुपिटर नोटबुक ही नजर आ रही है। अच्छा, सही सही सही, ठीक है, ओके। नाउ अब आ रही है? नाउ कैन यू? जी आ रही है। ठीक है, यस यस। ठीक है। अच्छा, अब मैंने है ना, देखिए मैंने क्या किया, मैंने गूगल किया मैटप्लॉटलिब को। मैटप्लॉटलिब इटसेल्फ इज अ ह्यूज लाइब्रेरी, ठीक है ना। और है ना यहाँ पे आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको है ना सारा उसका जो यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स अपने ना डेटा एनालिसिस के अंदर, तो है ना किस तरह यूज़ करते हैं। खैर, हमें प्लॉट हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है। और ये जो है ना ये टेक्निकल डिटेल्स हैं कि है ना इसको हम क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है ना पास कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अगर जिसका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, जिसको इतना आइडिया नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग इसको है ना इतना वो ना करें, ठीक है। आगे देखते हैं कि हम क्या करना है, प्लॉट अ हिस्टोग्राम। तो .hist की कमांड हम यूज करेंगे। सो व्हाट इट डज, हर चीज लिखी हुई है यहाँ पे, दैट इट कंप्यूट्स एंड ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। द रिटर्न वैल्यू इज अ ट्यूपल। नाउ व्हाट इज अ ट्यूपल, मैं इसको समझाता हूँ। अच्छा, ट्यूपल है, लेकिन ये n बिन्स और पैचेस रिटर्न करता है। हमें एक फिगर भी रिटर्न करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें n जो हमारे नंबर ऑफ हिस्टोग्राम्स हमें कितने बनाने हैं, बिन्स कितने रखने हैं, और पैचेस हमें किस तरह बनाने हैं अपने हिस्टोग्राम के, है ना, तो वो भी हमें ना ये रिटर्न कर रहा होता है। अच्छा, ट्यूपल क्या होता है? ट्यूपल पाइथन का एक बहुत बेसिक डेटा टाइप है। जैसे पाइथन के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, कोर डेटा टाइप्स हमारे पास जो हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों ने ना पाइथन को इतना हैवीली गो थ्रू किया है नहीं क्या। तो है ना हमारे पास जो होती हैं लिस्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं लिस्ट्स, विच इज़ ऑल्सो डेटा टाइप इन पाइथन। ट्यूपल इज़ अनदर डेटा टाइप। और डिक्शनरीज, तो ये हमारे पास पाइथन के ना डेटा टाइप्स हैं कि हमें अपना डेटा किस तरह स्टोर करना है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग इसको ऐसे समझ लें कि ये बस हमारे पास है ना ये 3 वेरिएबल्स हमें ना रिटर्न करेगा जब भी हम है ना कोई भी हिस्टोग्राम बनाएंगे पाइथन के जुपिटर नोटबुक के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये इसके पैरामीटर्स लिखे हुए कि हमने ना किस, और ये बहुत ब्यूटीफुल लाइब्रेरी इसलिए है क्योंकि ना इसके हर चीज़ इन्होंने बहुत इजीली एक्सप्लेन करके हमें समझाई हुई है कि किस तरह है ना हमें किसी भी लाइब्रेरी को किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें किस तरह है ना हिस्टोग्राम्स बनाने हैं। और दूसरी जो प्लॉट हिस्टोग्राम के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशंस हमें किस तरह प्लॉट करनी है। तो इट्स अ ह्यूज लाइब्रेरी और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर की है, तो फिर मैं यहाँ पांडास की भी है ना आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूँ। किसी भी कोई भी ऐसा फंक्शन हो, कुछ भी ना समझ आए, डायरेक्ट गूगल करना है और यहाँ पे पांडास की डॉक्यूमेंटेशन पे पहुँच जाना है, और यहाँ पे आपके पास आएगा API रेफरेंस। अच्छा, API रेफरेंस पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे फंक्शंस और मेथड्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी रिपोर्ट्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, एंड इफ़ यू वांट टू टेक डेटा साइंसेज एज योर करियर। तो आगे हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम ट्यूटोरियल के अंदर या एक कोर्स के अंदर हम इतनी बड़ी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ ह्यूज लाइब्रेरी। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो कि सीरीज से रिलेटेड हैं, डेटा फ्रेम जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब देखें डेटा फ्रेम के कितने सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, और हमें मिसिंग डेटा को किस तरह हैंडल करना है। इफ़ आई क्लिक वन ऑफ दिस, तो हमारे पास है ना इसके अंदर बहुत सारे ना इसके मेथड्स खुल जाते हैं कि हमें अपने जो मिसिंग डेटा है उसको किस तरह फिल करवाना है उसको, है ना। ये देखें, इज नल का मेथड, डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज, यहाँ पे मैंने अपने उसके अंदर यूज किया था, ठीक है ना। तो मैंने यहीं से ही इसको है ना यूज किया था। नॉट नल, तो क्या रिटर्न करेगा कि कौन सी वो वैल्यूज हैं जो नल नहीं है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ उसको यूज करना है, और इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि कौन से पैरामीटर्स इसको पास करने हैं और हमें क्या रिजल्ट्स ला के देगा, ठीक है ना। और ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं, मतलब है ना हमें कोई भी लाइब्रेरी को है ना एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो ये पांडास की एक एक्सप्लोर करें आप खुद भी इसको, और कोई चीज़ ना समझ आए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर प्लॉटिंग की, पांडास इटसेल्फ के अंदर बहुत सी ना प्लॉटिंग फंक्शनैलिटीज हमारे पास हैं। तो आई एम नॉट कंफ्यूजिंग anyone, but just to go ahead with these libraries, numpy की लाइब्रेरी है जो कि एंड ऑफ द ट्यूटोरियल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो numpy इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी। तो कोई भी आप कहीं पे भी आप कोई चीज़ नहीं समझ आए, तो ऑलवेज गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन
में जाकर ही आपको वो चीज़ समझ आएगी कि कितने पैरामीटर्स लिए हुए हैं और मैंने किस तरह इसको यूज़ किया हुआ है। खैर, और फिर मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। एन बिन्स और पैचेस, अब समझ आ जाना चाहिए कि एन बिन्स और पैचेस रिटर्न करेगा हमारा हिस्टोग्राम। एन बिन्स और पैचेस क्या है? एन हमारे पास कि हमें है ना इसके अंदर कितने हमें है ना वो बनाने, कितने बकेट्स बनाने। जैसे हमारे पास देख रहे हैं कि ये जो मैंने सेलिंग प्राइस का हिस्टोग्राम बनाया हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस का हिस्टोग्राम है उसके अंदर कितने हमारे पास पॉइंट्स हैं, बिन्स हमारे पास कितने, ठीक है। तो एक तो बिन है, ये ऑटोमेटिकली इसने अच्छा पहली बात ये कि मैंने उसको सिर्फ बता दिया कि भाई मेरे पास ये एक्स है। एक्स मतलब क्या? ये जो एक्स मेरा जो डेटा पॉइंट, ये जो मुझे वेरिएबल जिसका है ना बेसिकली मुझे विजुलाइज करवाना है, तो मैंने उसको बता दिया भाई ये चीज़ मुझे विजुलाइज करवानी है, एक्स इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन ये मांग रहा है जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन, और मैंने बिन्स इसको बता दी। मैंने कहा कि भाई बिन्स मुझे 5 बिन्स के अंदर मेरा है ना डेटा को बताओ कि भाई मेरा डेटा है ना, इसको कहते हैं यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के, है ना हम हिस्टोग्राम वन वे प्लॉट करते हैं, इसको यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन हमारे पास 3 चीजें ला के दे रही होगी, एन बिन्स और पैचेस। फिर मैंने plt.setp यूज किया है। अच्छा, setp ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जस्ट टू गेट यू सेल्फ गोइंग मैंने आपको थोड़ा सा दिखाना था कि है ना किस तरह हम एक डायग्राम के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं, कि है ना हम किस तरह है ना पैचेस को मैंने यूज़ किया। जो हमारे पास पैचेस यहाँ से रिटर्न हो रहे थे ना, हमारे पास पैचेस रिटर्न हो रहे थे, तो पैचेस को मैंने इंडेक्स किया है 0। मैंने कहा भाई पहला पैच, अच्छा इन पाइथन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0 नॉट एट 1, ठीक है। तो मैंने कहा जो पहला पैच है भाई उसको है ना, उसको ग्रीन कलर करके दे दें आप, ठीक है। तो इसने क्या किया कि पहला जो मेरा पैच था उसको उसने ग्रीन कलर से ना शो कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड पैच है उसको मैंने पैचेस, और फिर इसके पैचेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है कि एक पैच के अंदर है ना क्या डेटा है, एक एक जो बार है वो एक पैच है, बस इसको इस तरह समझ लें, ठीक है। और जो फेस कलर है वो रेड है, तो आर मैंने उसको यूज किया है, पूरा भी लिख सकते हैं RED रेड, उससे भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज कि अब मैं PLT के ना मेथड्स यूज कर रहा हूँ। आपने एक बात नोट की होगी कि PLT.hist यूज किया और फिर PLT.setp यूज किया कि मैंने अपना पैचेस किस तरह कलर सेट करना है। setp दूसरे डिफरेंट उसके लिए भी यूज होता है, बहुत सी फंक्शनैलिटीज हैं setp की जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएंगी। फॉर द टाइम भी हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, PLT.xLabel, लेबलिंग क्या करनी है हमें अपने है ना एक्स एक्सिस की, तो डॉट एक्स लेबल का फंक्शन हमारे पास है, डॉट वाई लेबल का मेथड हमारे पास है। ये दोनों मेथड्स हैं, इसको फंक्शन सही नहीं बोलना, मेथड सही है। और एक्स लेबल का मेथड है, वाई लेबल का मेथड है, और डॉट टाइटल का मेथड है। अब जो जो मुझे अपने फिगर के साथ जो कुछ करवाना है, जो भी मुझे है ना उसको जिस तरह विजुलाइज करवाना है, मैं PLT की कमांड डॉट यूज करके डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि भाई किस तरह है ना उन्होंने यूज किया हुआ है, क्या फंक्शनैलिटी मुझे पहले तो करवानी है, ठीक है। जैसे मुझे इसके अंदर डिफरेंट पैचेस चाहिए थे, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में गया और फिर मैंने उसको किया। फिर मुझे अगर अपने लेबलिंग करवानी है एक्स और वाई एक्सिस को, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखूंगा कि भाई के एक्स लेबल मुझे नहीं पता कि ना इसका मेथड कौन सा है, कुछ भी हो सकता था, बट फॉर गोइंग टू स्पेसिफिक तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है देखना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम हमारे पास है। इसके अंदर कितने बिन्स हैं? इसके अंदर 5 बिन्स हैं, देखें 0.1 से लेके 7.08, ये इसने खुद ही बनाया है। मैंने उसको सिर्फ नंबर ऑफ n पास कर दिया और इसने खुद ही बिन्स बनाए। और फिर एक बिन ये हो गया 0.1 से 7.08, ये सेकंड बिन हो गया 7.08 से 14 तक, और फिर ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेटा पूरा कंप्लीट हो गया। तो याद है हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारी वैल्यूज 35 तक हैं सेलिंग प्राइसेस की, तो हमारा डेटा को उसने खुद ही है ना उसने बिन्स को वो कर दिया। और एन क्या शो कर रहा है? हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम, कि हाइट क्या है हमारे पास हिस्टोग्राम की, ठीक है। तो पहले जो हमारा पैच है उसकी हाइट क्या है? 241, 43, 11, 4 एंड 2, ठीक है। तो इस तरह हमने ना विजुअलाइजेशन की मैटप्लॉटलिब के थ्रू। अच्छा, मैटप्लॉटलिब के अंदर सिर्फ हिस्टोग्राम्स नहीं बनते, इसके अंदर हमारे पास पाई चार्ट्स मिल जाएंगे, लाइन प्लॉट्स मिल जाएंगे, बार चार्ट्स मिल जाएंगे, और हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ जिस टाइप की आपको है ना बेसिकली प्लॉटिंग करवानी है वो हमारे पास यूज हो रही होगी। बस यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, अगर वो लाइन चार्ट होगा तो मे बी PLT.line यूज हो रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी, क्योंकि मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन देख के ही है ना इसको है ना डिजाइन किया, सही है ना। तो अब कुछ भी यूज हो रहा हो, बस आपने ना उसको देखना है कि है ना उस लाइब्रेरी के अंदर उस मेथड को किस तरह यूज किया जा रहा है। आपने ये समझ लिया ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि है ना किस तरह मुझे एक चीज है ना अपना है ना जो काम है वो किस तरह करना है। अच्छा जी, अच्छा लास्ट जो हमारा सेशन है उसमें थोड़ा सा नंपाई फंक्शंस को डिस्कस करते हैं।
अच्छा, तो numpy फंक्शंस है ना, वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैनिपुलेशन के लिए ना बहुत ज़्यादा यूज़र होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पांडास के अंदर तो हमने सारा काम कर लिया जो हमें डेटा एनालिसिस करना था, और सारी चीज़ें जो हमें वेरिएबल्स के साथ हमने जो भी करना था, हमें इतने सारे मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फिर ये numpy की क्या ज़रूरत पड़ेगी कि है ना, numpy की क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, numpy है ना बेसिकली जब आप डेटा को, ह्यूज डेटा होता है हमारे पास, तो हम उसको numpy की फंक्शनैलिटीज यूज कर रहे होते हैं। हम जब मैट्रिक्स के अंदर डेटा हमारे पास स्टोर्ड होता है, जब हमारे पास, जब हम हमें numpy फंक्शनैलिटीज इतनी इफेक्टिव हैं, पीडी से इफेक्टिव ये हैं क्योंकि ये हमें बहुत स्पीड के साथ है ना रिजल्ट्स ला के दे रही होती हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब हमें पहली बात तो ये सीखनी है कि हमें एरे किस तरह बनाना है, वन डायमेंशनल एरे को किस तरह बनाना है numpy के अंदर। अच्छा, तो NP अब मैं यूज कर रहा हूँ, देखें NP यूज हो रहा है, पहले मैं PD यूज कर रहा था तो पांडास यूज कर रहा था, फिर मैं PLT यूज कर रहा था तो मैं मैटप्लॉटलिब यूज कर रहा था, अब मैं NP यूज कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर अपने एज NP करके मैंने उसको है ना इंपोर्ट किया हुआ था एज अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो NP डॉट एरे का मेथड है हमारे पास। कोई भी एरे आपने बनाना है, वन डायमेंशनल एरे, तो उसको किस तरह बनाना है, आपने राउंड ब्रैकेट्स देने और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपना डेटा पास करना है। अच्छा, NP डॉट एरे है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए भी यूज हो सकता है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे मैंने इंटीजर्स के लिए यूज किया है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए ना हमारे पास ये NP डॉट एरे है ना यूज होता है। ये वन डायमेंशनल एरे है। वन डायमेंशनल एरे का क्या मतलब है, सिर्फ रो है ये, ठीक है। अगर मैंने इसको कॉलम बनाना है तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, जो कि आगे मेथड्स हमारे पास हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे उसको भी, ठीक है। और ये जो है NP डॉट एरे, ये टू डायमेंशनल एरे है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का फॉर्म है, जो हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर, जो हम ओ लेवल्स, ए लेवल्स के अंदर जो हम बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन है। और इसको हम वन डायमेंशनल एरे को क्या बोलते हैं मैथ्स के अंदर, हम इसको वेक्टर बोल रहे होते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल वेक्टर है ये, ठीक है। और इसको हम बोले होते हैं ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये भी एक मैट्रिक्स है C, ये भी इसी तरह मैंने बनाया है, ठीक। ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, बट फर्क क्या है इसमें और इसमें, फर्क क्या है ये इंपॉर्टेंट है समझना। फर्क ये है कि देखिए इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह किया हुआ है मैंने, ये देखें, ये वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है, बट ये किसके अंदर मैंने वन डायमेंशनल किया हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने बाहर लगाए हैं, ये जो दो, ये शो करते हैं कि टू डायमेंशनल एरे है ये, और ये वन डायमेंशनल एरे है। इसके अंदर देखिए सिंपल एक एरे को पास किया हुआ है मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके अंदर देखिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपको जहां पे भी आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखे तो आपने समझ जाना है कि ये यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे यूज हो रहा है, ठीक है। हम आगे ट्यूटोरियल्स के अंदर इसको यूज कर रहे होंगे। और सिमिलरली थ्री डायमेंशनल एरे भी यूज होता है, तो हम क्या करते हैं, एक और ब्रैकेट यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पे हमारे पास x, y और z थ्री एक्सेस हो रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास x और y एक्सेस हैं, सिर्फ टू डायमेंशनल एरे। अच्छा जी, जब हमारे पास टू डायमेंशनल एरे आ जाता है तो सिमिलरली हमारे पास बहुत से मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं कि किस तरह हमने ना एरे को किस तरह हमने देखना है, ठीक है ना। अब हमारे पास a डॉट एन डिम, अच्छा एन डिम मेथड क्या करता है, हमारे पास डायमेंशन बताता है। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया कि वन डायमेंशनल एरे, लेकिन अब मुझे पता नहीं है, मेरे पास एक मैट्रिक्स आया हुआ है और मैं उसकी डायमेंशनल चेक करना चाह रहा हूँ, तो a डॉट एन डिम का मेथड है, तो मुझे बता रहा है कि भाई डायमेंशन ऑफ एरे इज दिस, ठीक है। अच्छा, शेप देखना है मैट्रिक्स का क्या शेप है, तो a डॉट शेप फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a डॉट शेप को मैंने यूज किया, तो 4/0 है। अच्छा, ये नंपा है ना, पता नहीं क्यों ये थोड़ी सी इसके अंदर है कि इसको जिस तरह डिजाइन किया हुआ है तो ये आगे जीरो नहीं शो करता, बस ये कॉमा और आगे है ना स्पेस शो कर देता है, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का आपको समझ आए तो आपने समझ जाना है कि ना ये एक वन डायमेंशनल एरे है, एनडी एरे, ठीक है। और साइज ऑफ एरे क्या है हमारे पास, इसको मैंने किस तरह देखा, a डॉट साइज के मेथड से। तो ये डिफरेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, हम किसी भी लाइब्रेरी को यूज करते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली b को मैंने देखा, मेरे पास टू डायमेंशन एरे था, तो मैं b के एन डिम देखना चाह रहा हूँ कि कितना डायमेंशन मैट्रिक्स है, तो ये टू डायमेंशन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका शेप क्या है, इसका शेप 3/4 है। अच्छा जी, यहाँ से भी जिस तरह मैंने इसको बनाया हुआ है इससे भी शो हो रहा है कि ये ना देर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, 1 2 3 और 1 2 3 4 कॉलम्स है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये शेप आ गया हमारे पास। और साइज क्या है इसकी साइज 12 है। ये साइज किस तरह है, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 3 × 4 जो हमारे पास रोज इंटू कॉलम्स, जिस तरह हम नॉर्मल मैट्रिक्स को हम देखते हैं कि उसका साइज कितना है, तो बेसिकली हम यहाँ पे भी हम इसका नंपाई के अंदर भी इसको इसी तरह है ना b डॉट साइज के अंदर इसको इस तरह देख रहे होते हैं।
अच्छा जी, अब डेटा बन गया, उसको हमने देखना है कि बी क्या है, सी क्या है। इसको सिर्फ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था तो सिर्फ ऐसे शो करने के लिए यहाँ पे लिखा है। अच्छा आगे चलते हैं, स्केलर, किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। स्केलर क्या है, 1 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर्स में हमारे पास 0.1 है, तो हमें हमें कोई भी मैट्रिक्स को सिंपली मल्टीप्लाई कराना है कि स्केलर से, तो हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 3। तो मैंने क्या किया, स्केलर का एक वेरिएबल जनरेट किया और उसके अंदर c इंटू 3 कर दिया। तो c जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास है ना, जो मैट्रिक्स था उसको इंटू 3 इसने मल्टीप्लाई करके हमें शो कर दिया, मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अच्छा b और c को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशंस सेम है हमारे पास, तो बिकॉज दे हैव सेम डायमेंशंस। तो जैसे यहाँ पे भी 2 डायमेंशन एरे था, ये भी 2 डायमेंशन एरे था, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों 2 डायमेंशन एरे हम दोनों हम ऐड कर सके, नहीं। मैंने इनको इन दोनों को इस तरह बनाया कि आप लोगों को समझा सकूं कि है ना हम इनको ऐड किस तरह कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को सेम उस पे बनाया है कि दोनों है ना 3/4 के है ना उस पे बने हुए। सी का भी अगर आप देखें तो ये भी 3/4 है और बी भी 3/4 है। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल एडिशन है जिस तरह हम एडिंग करते हैं मैट्रिसेस की। फिर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है कि बी इंटू सी क्या करेगा कि मेरे पास जो मैट्रिक्स बी के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे अभी मैं 1 1 पे खड़ा हुआ फॉर द टाइम बिंग, इसको सपोज करें, तो ये इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 3 इंटू 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 24, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, एलिमेंट वाइज, इसको एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टी 5 इंटू 1, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ये रहा, ठीक है, 5 आ गया हमारे पास। इस तरह है ना ये मैट्रिक्स है ना, इसको इस तरह डिजाइन किया गया। अच्छा किसी भी वेरिएबल किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है तो पाइथन के अंदर हम स्क्वायर इस तरह करते हैं, डबल स्टेरिक और आगे 2 लिख देते हैं, तो स्क्वायर हम है ना इस तरह करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर को मैंने प्रिंट करवा दिया। इस तरह एक लॉजिकल मैं डिफरेंट टाइप्स मैंने इसलिए एक्सप्लोर की ताकि आप लोगों को थोड़ा नोहा हो जाए कि किस तरह है ना एक मैट्रिक्स के अंदर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल है कि अगर b ग्रेटर देन c है, तो जहां जहां b की वैल्यू c से ग्रेटर देन होगी, वहां वहां ये लॉजिकल मुझे वहां बता देगा कि भाई ये फॉल्स है या ट्रू है, फॉल्स है या ट्रू है, इस तरह। अच्छा जी, कुछ थोड़े से मेथड्स रह गए हैं, बस फिर एंड करते हैं ट्यूटोरियल को। और np.min का मेथड है कि मिन हमें बता देगा कि है ना क्या हमारा मिनिमम नंबर क्या है हमारा है ना एक एरे के अंदर, ठीक है। तो बी मैंने उसको पास किया, तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर है इस बी पूरे एरे के अंदर वो कौन सा है, ये 1 है, ठीक है। तो उसने हमें 1 बेसिकली ला के दे दिया। इसके अलावा हम देखना चाह रहे हैं कि है ना मिनिमा देखना चाह रहे हैं अलोंग द फर्स्ट एक्सेस, तो विच मीन्स द मिनिमम इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं कॉलम वाइज देखना चाह रहा हूँ कि मेरे है ना मैट्रिक्स के अंदर कौन सा है ना मिनिमम है, तो मैंने इसको क्या किया, np.min का मेथड यूज किया, इसको मैंने अपना मैट्रिक्स पास किया और मैंने इसको कहा एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है नंपाई के अंदर। इन नंपाई एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि कॉलम वाइज हम इससे ना इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम वाइज अगर देखना है तो एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर मुझे रो वाइज देखना है तो एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्सिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो पहले कॉलम के अंदर इसने मुझे 1 रिटर्न किया जो कि बिल्कुल सही है, दूसरे के अंदर 5, फिर 2 और फिर इस तरह 4, ठीक है, 1 5 2 4। सिमिलरली अगर मैं रो वाइज इसको देखना चाह रहा हूँ तो पहले उसमें क्या रिटर्न करेगा, 3 5 2 4 में, तो पहले 2 रिटर्न कर रहा होगा और फिर 6, इस तरह 1, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है ना एनपी के, हम है ना किस तरह है ना, और ये मैक्सिमम रिटर्न कर देगा हमारे एरे का। np.max क्या रिटर्न कर रहा है, np.min ने हमारा मिनिमम रिटर्न किया था, np.max हमें रिटर्न कर देगा कि हमारे एरे में हमारे जो एरे है या मैट्रिक्स है तो उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अच्छा लास्ट कुछ चीज़ थी बस वो थोड़ी सी डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि argmin का फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि है ना ये हमें इंडेक्स रिटर्न कर रहा होता है। हाँ, इंडेक्स रिटर्न करके क्या फ़ायदा है वो हम आगे थोड़ा सा ट्यूटोरियल्स में हम देख रहे होंगे कि हमें इंडेक्स के अंदर हम नंपाई वगैरह को हम किस तरह मैनिपुलेट कर रहे होंगे इंडेक्सिंग के थ्रू, ठीक है। तो अच्छा np.argmin क्या करता है, इट रिटर्न्स द इंडाइसेस ऑफ द मिनिमम वैल्यूज अलोंग एन एक्सिस। कोई भी आप एक्सेस पास कर दें तो वो उस एक्सिस के ऊपर आपको ना उसकी ना मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। np.argmin और फिर मैंने इसको b x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या करेगा कि ईच रो के ऊपर देखेगा। और अब हम बी मैट्रिक्स को जरा एक सेकंड देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे कौन से रो के ऊपर फॉर द टाइम बिंग हम इसको ऐसे देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1, तो ईच रो पे हमें रिटर्न करें। अच्छा जी 3 5 2 4, इसमें से सबसे जो
मिनिमम वैल्यू है वो है 2, ठीक है, और वो कौन से हमारे पास है ना एक इंडेक्स पे है, कौन सी इंडेक्स पे है, तो इन पाइथन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0, ठीक है, तो 3 ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, तो ये देखें यहाँ पे इसने 2 रिटर्न किया हमें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 7 6 8 8, तो 6 हमारे पास लोएस्ट मिनिमम है, और ये कौन से इंडेक्स पे अकर हो रहा है, ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, तो ये 6 हमारे पास 1 इंडेक्स पे अकर हो रहा है, ठीक है। इस तरह लास्टली 1 6 7, तो 1 ऑलरेडी हमारे पास है ना लोएस्ट है, तो ये 0th इंडेक्स पे अकर हो रहा है, तो ये देखें इसने ना 0th इंडेक्स पे मैंने हम करके दे दिया। x इज इक्वल्स टू 1 था रो वाइज, x इज इक्वल्स टू 0 कॉलम वाइज, ठीक है। अब कॉलम वाइज ये देख रहा होगा कि कॉलम वाइज है किस तरह देखना है, तो 3 7 1 कॉलम वाइज सबसे छोटा मिनिमम 1 है, और इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है 0 1 और 2, तो 2 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, तो ये 2 हमें ना रिटर्न कर रहा है। इसी तरह 5 6 6, तो ये दोनों में दोनों ही बेसिकली अच्छा मिनिमम है, ठीक है, तो 0 5 हमारे पास मिनिमम है, तो इसके अंदर 0 रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली 2 हमारे पास मिनिमम है, तो यहाँ पे 0 फिर से 0, और यहाँ पे 4 हमारे पास कॉलम वाइज अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 0 0 0 इस तरह रिटर्न। सिमिलरली आर्ग मैक्स के फंक्शंस हैं, ये भी उसी तरह पर करते हैं, बस ये मिनिमम ला के दे रहा होता है हमें, तो ये मैक्सिमम ला के दे रहा होता है कि इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू अकर कर रही है, ठीक है। तो ये सिमिलर मेथड्स हैं इसी तरह के जो मैंने ऊपर आर्गमिन को यूज करा है, ठीक है। आर्गमैक्स हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ला के दे रहा होगा। अच्छा किसी को कुछ क्वेश्चन तो मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? अच्छा जी, फिर मैं या तो आप लोग को बिल्कुल समझ नहीं आया है ऊपर से गया है, या तो आप लोग को सब कुछ समझ आ गया, कौन सी वाली बात है? थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स बता दें ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए मुझे। अच्छा वैसे उधर लाइक हमारी क्लास में कुछ बच्चों ने तो एसेंशियल सॉफ्टवेयर का कोर्स पहले से लिया हुआ है और कुछ बच्चों ने नहीं भी लिया हुआ, हाँ ठीक है ना। सो इट्स लाइक वैसे तो आज वाला मतलब श्योर इट वाज फास्ट, बट इतना मुश्किल नहीं था कि ग्रास्प करने में, लाइक एज लॉन्ग एज बस बंदे की अटेंशन इधर उधर ना हो तो मतलब ग्रास्प हो रहा था कॉन्सेप्ट। मगर जस्ट सेइंग, जैसे आप मिस को भी एक बार ये बता देना कि हर बंदे ने हमारी क्लास में एसेंशियल सॉफ्टवेयर नहीं लिया हुआ, मेजॉरिटी ने तो लिया हुआ है पहले से, क्योंकि इसका प्री रैक नहीं था ना। तो आप मिस को एक बार ये वाली बात भी बता देना, ओके। मिस को ऑलरेडी ये वाली बात पता है, क्योंकि ना आपके कोर्स के अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं जो कि ना एसेंशियल सॉफ्टवेयर अभी पढ़ रहे हैं, और कुछ ईएम के स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जैक्टली पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो ये बात जी 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 ये बात है ना, हाँ देखी थी क्योंकि मिस ने ना डे 1 में जब कहा था ना, तो लाइक आई थॉट कि मिस को ये लग रहा है कि एसेंशियल सॉफ्टवेयर पढ़ के आए हम सब, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने हैंड रेस किया था उस वक्त जो बैठे हुए थे क्लास में ना, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आप मिस को बता दीजिएगा। ये जो कोर्स है ना बेसिकली ईएम के लिए ऑफर होता है ना, तो ये ईएम कोर कोर्स है, तो कोर कोर्स ईएम का है, तो इसलिए ना ईएम के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे एसेंशियल सॉफ्टवेयर पढ़ के आ रहे होते हैं, तो इट वाज अज्यूम कि ना सारे ईएम के बच्चे होंगे, बट एज अ कोर्स प्रोग्रेस तो है ना डिफरेंट फील्ड्स है ना स्टूडेंट्स ने इनरोल किया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि है ना डेटा साइंसेस की बेसिकली रिक्वायरमेंट बहुत सी फील्ड्स के अंदर है, तो इट्स गुड कि है ना लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस फील्ड। अच्छा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो थ्योरी डिस्कस कर रही होंगी मैं उसमें थोड़ा कोई डेटा सेट इसी तरह का लेके उसके ऊपर मैनिपुलेट कर रहा हूँ, और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह है ना। अच्छा एक आप लोगों के एंड से एक ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि आप लोग पाइथन के थोड़ी बहुत बेसिक्स अपने एंड से ना देखें कि है ना पाइथन के अंदर क्या क्या बेसिक डेटा टाइप्स हैं, क्या बेसिकली है ना पाइथन को है ना अगर लूप करना है, हमें बेसिक एक फंक्शन लिखना है, तो किस तरह हम थोड़ी बेसिक्स अगर आप देखेंगे, कोई कोर्स देख लें कोर्सेरा पे, तो इससे ये होगा कि आप जो अगर मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो आपके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आ रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ कोई मेथड्स ये यूज़ कर रहा है, तो कौन से फंक्शंस इनपुट ले रहा है, आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आप लोग इससे ये भी आइडिया होगा डॉक्यूमेंटेशन किस तरह रीड करनी है, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग लाइफ टाइम में भी इम्पॉर्टेंट होगा, बट इन दिस कोर्स आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे अभी मिस रिपोर्ट्स वगैरह या कोई भी असाइनमेंट देती हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को इजीली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी।
Thank you. Allah Hafiz. Welcome. Thank you, Zaid. Welcome.